तो सबसे पहले हम परिभाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। तो परिभाषा की परिभाषा है अव्यक्त, अनुक्त, लेशोक्त। अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं करी गई हो, अनुक्त मतलब जो कही नहीं गई हो, लेशोक्त मतलब कि इंग्लिश वाले वर्ड से हम ले सकते हैं लेस, तो मतलब कम कही गई हो। संदिग्ध अर्थ, जिसका अर्थ हमें अच्छे से पता ना हो, संदिग्ध हो, डाउटफुल हो, उसको प्रकाशित करे, यानी कि प्रकाशकः। परिभाषा प्रकथ्यन्ते दीपीभूत सुनिश्चिता, ये है परिभाषा की परिभाषा। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे महारस। महारस में आते हैं अभ्रक, वैक्रांत, माक्षिक, विमल, आद्रिज, सस्यक, चपल, रसक। ये 8 महारस होते हैं। उपरस भी 8 होते हैं। गंधाश्म, गैरिक, कासीस, कांगशी, कांगशी, देन ताल, देन शिला, देन अंजन, एंड लास्ट इज कंगकुष्ठ। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे साधारण रस, जिसमें आते हैं 8 साधारण रस होते हैं। कंपिलक, चापरो, गौरी पाषाण, नवसादर, कपड़, वहनी जार, गिरी सिंधु, हिंगुल, मृतारश्रम। ये हो गए 8 साधारण रस। इसके बाद में आती हैं 10 धातु, स्वर्ण, रजत, ताम्र, लोह। स्वर्ण हम गोल्ड को बोलते हैं, रजत हम जो शुद्ध सिल्वर होता है उसे बोलते हैं, ताम्र हम कॉपर को बोलते हैं, और लोह मतलब आयरन। फिर उसके बाद आते हैं वंग, वंग बोलते हैं हम टिन को, नाग यानी कि लेड, फिर पीतल जो ब्रास होता है, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, फिर उसके बाद में वर्तलो जिसमें जिंक, लेड एंड आयरन तीनों आते हैं, फिर यशद, यशद सिर्फ और सिर्फ जिंक होता है, फिर उपधातु होती हैं जैसे कि ताप्य, विमल, तुथ, काश्य, पीतल। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं रत्नों की। तो रत्न 10 होते हैं। माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, पन्ना, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, पन्ना, फिर पुखराज, वज्र, नीलम एंड गोमेज, वैधुर्या। ये हो गए हमारे 9 रत्न। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे 6 हमारे उपरत्न होते हैं, जो कि होते हैं वैक्रांत, सूर्यक्रांत, चंद्रकांत, पैरोज, स्फटिक एंड तृणकांत। तो कौन कौन से 6 उपरत्न हो गए? वैक्रांत, सूर्यक्रांत, चंद्रकांत, तृणकांत, स्फटिक और पैरोजक। फिर उसके बाद में 5 लवण होते हैं जो हमने पहले भी पढ़े हैं, सैंधव, सौवर्चल, विड़, रोमक, सामुद्र। ये 5 तरह के लवण हो गए। अब हम बात करते हैं मित्र पंचक की। तो मित्र पंचक में सबसे पहले हम लेंगे 2 रेफरेंस, रस तरंगिणी और रस रत्न समुच्चय का। रस रत्न समुच्चय ने बोला है गुड़, गुंजा, टंकण, मधु, घृत, और रस तरंगिणी ने बोला है गुगुल्लू, गुंजा, टंकण, मधु, घृत। तो बस गुगुल्लू और गुड़ का डिफरेंस है, बाकी चारों जो हैं वो सेम है। मित्र पंचक में 5 द्रव्य होते हैं, और अगर इन जो 6 कंटेंट हैं इनको अगर हम मिला दें तो इन्हें बोलते हैं द्रावक गण। द्रावक गण में होते हैं 6 कंटेंट, जो कौन कौन से हो गए? गुड़, गुंजा, टंकण, मधु, घृत एंड गुगुल्लू। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे कज्जली। धातु भी गंधकाद्याश्च निर्दवे मर्दितो रसः सुसलक्षण कज्जल आभासो कज्जली इति अभिधीयते। ये रस रत्न समुच्चय का रेफरेंस है। इसमें कहा गया जो गंधक आदि धातुएं हैं उनको रस के साथ में निर्दवे मर्दितो, मतलब कि विदाउट एनी लिक्विड मीडिया हमें उसका मर्दन करना है। मर्दन करना मतलब कोई भी खरल लेंगे, यानी कि मॉडल पेस्टल, उसमें हम इन दोनों को लेके और उसको मर्दन करेंगे, यानी कि पीसेंगे। और जब तक ये सुसलक्षण ना बन जाए, सलक्षण ना बन जाए, और कज्जल की आभा वाला ना बन जाए, यानी कि काजल की आभा जैसा ना बन जाए, तब तक हमें उसे मर्दन करना है। और जब ये बन जाता है तो उसे हम बोलते हैं कज्जल, कज्जली, कज्जली इति अभिधीयते। और अब हम इसके आगे पढ़ेंगे शोधन, जिसमें डेफिनेशन है उद्दिष्टे औषध सार्धम क्रियते पेषणादिकम मल विच्छेयते यत्तु शोधनम तदहि उच्यते। मतलब जो बताई गई औषध है, उद्दिष्ट मतलब बताई गई औषध के साथ, सार्धम मतलब साथ में, अगर हम पेषण आदि क्रिया करते हैं, मतलब पीसने वाली या कोई और क्रिया करते हैं जिससे उसका मल का विच्छेदन होता है, यानी कि उससे मल चला जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम शोधन कहेंगे। शोधन क्या होता है? बताई गई औषध के साथ अगर हमने पीसना आदि कोई क्रिया करी जिससे उसका मल चला गया, उसे हम शोधन कहेंगे। इसके अलग अलग स्टेप्स और टाइप्स हैं, जैसे कि आवाप। आवाप में क्या होता है कि जो द्रव्य है उसे हम द्रुत करते हैं या द्रवित करते हैं, यानी कि लिक्विफाई करते हैं, और फिर उसे किसी अन्य द्रव्य में डाल देते हैं। जैसे कि हम कोई भी द्रव्य है उसे मेल्ट किया और फिर उसके बाद में हमने उसे किसी चूर्ण या किसी सॉलिड द्रव्य में डाल दिया। ये किस किस का होता है? जैसे कि वंग और नाग का होता है। नेक्स्ट है निर्वाप। निर्वाप मतलब कि बुझा देना। जो भी हम द्रव्य लेंगे उसको रक्त तप्त करेंगे, यानी कि रेड हॉट करेंगे, और फिर उसके बाद में उसे किसी स्वरस, क्वाथ या कोई और अदर लिक्विड में डाल के बुझा देंगे। अब इसमें निर्वाप में हमने क्या किया? उसे रेड हॉट यानी कि तपा कर और फिर किसी लिक्विड में डाला। और ढालन मतलब कि डाल देना, यानी कि कोई भी हमने लिक्विड को लिक्विड में डाल दिया, यानी कि कोई भी जो हमें द्रव्य था या कोई औषधि थी उसे पहले हमने लिक्विफाई किया, यानी कि मेल्ट किया,
और फिर उसके बाद में उसे किसी अन्य लिक्विड में डाल दिया जिससे कि उसका शोधन हो जाए। जैसे कि नाग और वंग शोधन इसी तरीके से होते हैं। यशद का भी होता है जिसमें धातु को अग्नि में पिघलाकर उसे किसी अन्य क्वाथ स्वरस आदि में डाल देते हैं, इसे बोलते हैं हम ढालन। फिर है भावना देना। भावना मतलब कोई भी चूर्ण या कुछ भी जो द्रव्य है उसे पानी के साथ में खरल में पीसना, और जब तक पीसना जब तक वो जो पानी या कोई भी हमने लिक्विड डाला वो सूख नहीं जाए, इसे बोलते हैं भावना देना। फिर आता है भर्जन। भर्जन का सिंपल मीनिंग है भुनना या रोस्ट करना। जैसे कि जो हिंगू शोधन है या गैरिक शोधन है वो भर्जन के द्वारा किया जाता है। अगर हम हींग को शुद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए हम उसे किंचित घी में भून लेते हैं, तो ये हो गया भर्जन। स्वेदन। स्वेदन में क्या होता है कि रस आदि कोई भी द्रव्य है उसके मल दूर करने के लिए पहली बात तो ये किया जाता है, जैसे कि पारद का भी किया जाता है। और ये जो प्रोसेस है ये किया जाता है दोला यंत्र विधि से या दोला यंत्र में। दोला यंत्र मतलब ऐसा कुछ यंत्र जिसमें जो हमारा नीचे चूल्हा होगा उससे हम अग्नि देंगे और ऊपर हम मटका रखेंगे, उसके जो ऊपरी मुख है उसमें हम छेद करके एक लकड़ी उसमें लगाएंगे और फिर उसमें एक पोटली हम सस्पेंड कर देंगे और अंदर हमारे लिक्विड होगा, उस लिक्विड में जो है हमारा शोधन होगा। तो इसमें जो दोला यंत्र में हम लिक्विड या कोई द्रव पदार्थ रखेंगे जिसका शुद्धिकरण करना है जिस द्रव्य का, उसको पोटली में बांधेंगे और फिर नीचे से जो अग्नि है वो दी जाती है और फिर द्रव में पोटली को डुबो देना है। लेकिन ये 2 उंगल ऊपर रहनी चाहिए तल से, जो जिसमें हमने लिक्विड डाला है लिक्विड मीडिया, उसमें जो पोटली हम डुबोएंगे वो तल से 2 उंगल ऊपर रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण होता है टंकण, फिटकरी, इन सब का। निर्जलीकरण में क्या होता है, सिंपल जैसे कि हम उसको कोई भी बर्तन लेंगे और फिर उसमें हम जो भी हमें जिसका भी निर्जलीकरण करना है, निर्जलीकरण का दूसरा नाम है वाष्पीकरण भी बोलते हैं उसे, या वेपराइजेशन अगर हम इंग्लिश में बोले तो। जैसे कि टंकण या फिटकरी का, टंकण जो होता है उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फिटकरी में 24 एटम्स ऑफ वाटर होते हैं। तो किसी भी जो द्रव्य है उसमें विद्यमान जो पानी के अंश हैं या अणु हैं उनको वाष्प रूप में, वाष्प मतलब वेपर रूप में बाहर निकालना, इसे निर्जलीकरण बोलते हैं। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं निमज्जन। निमज्जन का सिंपल मीनिंग होता है डुबोना या डुबाना। किसी भी द्रव्य को किसी द्रव में यानी कि किसी लिक्विड में डुबोकर निश्चित समय के अवधि के लिए रख देते हैं जिससे उसका शोधन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वत्सना को 3 दिन के लिए हम गौघृत या गौदुग्ध में शुद्धिकरण के लिए रखते हैं। फिर इसके बाद में जो शोधन है उसके 2 प्रकार होते हैं, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। सामान्य शोधन और विशेष शोधन की अगर हम बात करें तो सामान्य शोधन में क्या होता है, कोई भी एक वर्ग है जो हमने स्टार्टिंग में वर्ग पढ़े उनमें से कोई भी, फॉर एग्जांपल लवण वर्ग, तो उस पूरे वर्ग का अगर एक ही प्रोसेस के द्वारा शोधन किया जाए, कोई भी तरह का लवण हो उसको हम एक ही तरीके से शोधित करेंगे। बट विशेष शोधन में क्या होता है, कोई भी वर्ग है उसके अलग अलग द्रव्यों के लिए अलग अलग तरीके से शोधन होता है। फॉर एग्जाम्पल विशेष शोधन में आएंगे जैसे कि धातु वर्ग। धातु वर्ग में जो स्वर्ण धातु है उसका अगर हम बात करें शोधन है वो किस तरीके से किया जाता है, पंचमृत्तिका यानी कि 5 तरह की मिट्टी से उसका शोधन किया जाता है। ऐसे ही अगर हम बात करें चांदी की, तो चांदी का जो शोधन है वो पारद के द्वारा किया जाता है यानी कि अमलगम में किया जाता है। तो ये हो गए शोधन के प्रकार। अब आगे हम पढ़ेंगे मारण। मारण मतलब बेसिकली किल कर देना प्रॉपर्टीज़ को। कौन सी प्रॉपर्टीज़ किल होंगी, लस्टर या जो मेटल में लस्टरस टेस्ट आता है वो नहीं आएगा। एंड मारण को भस्मीकरण भी बोलते हैं यानी कि हम उसमें भस्म बना लेंगे, उससे भस्म बना लेंगे। तो शोधितान लोह धातु आदि यानी कि जो शोधित लोह आदि धातु हैं उनको विमर्दित स्वरस आदि भी उनका विमर्दन करना है स्वरस या किसी और लिक्विड मीडिया में। फिर उसको अग्नि देनी है। इनका मर्दन करके सबसे पहले हम चक्रिका बनाते हैं छोटी छोटी, और शराब संपुट यानी कि मिट्टी का तवा बोल सकते हैं। तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिट्टी का तवा और बीच में हम उन चक्रियों को रख देंगे और फिर उसका अग्नि से संयोग कराएंगे। अब ये अग्नि जो संयोग होता है इससे ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इससे जो द्रव्य है वो अति सूक्ष्म और लघु हो जाएगा। फिर अग्नि का जो मेजरमेंट है वो पुट, उसके लिए जो वर्ड यूज़ की जाती है रसशास्त्र में होता है पुट, तो पुट देके फिर उसके बाद में जब भस्मीकरण होता है उसे हम मारण बोलते हैं। अब मारण की इंपॉर्टेंस क्या है, इससे जो भी धातु है जिसका हम मारण करेंगे उसका रसीभवन होगा। रसीभवन मतलब बॉडी में सर्कुलेट होगी। फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट चीज़ अगर बात करें तो निरेंद्रियता से सइंद्रियता की ओर लेके जाना, यानी कि जो मेटल है उसमें इनऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ जो भी हैं उनको डिस्ट्रॉय करके ऑर्गेनिक प्रॉपर्टीज़ जिससे कि वो हमें इजीली एब्जॉर्ब हो सके। फिर उसके बाद में हम जो नेक्स्ट है वो है भस्म परिवर्तन। जो धातु है उसका भस्म में परिवर्तन हो जाना, थर्ड इंपॉर्टेंस। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंस है कि हम कम डोज में भी फास्ट वर्क करवा सकते हैं, मतलब हमें कम डोज लेनी होगी और ईजिली अच्छे से वर्क होगा। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे अमृतीकरण। अमृतीकरण की डेफिनेशन है लोह आदि नाम मृतानाम वैशिष्ट दोष अपन्युते क्रियते यस्तु संस्कार अमृतीकरण मतम, यानी कि जो लोह आदि धातु हैं उनका मृतानाम मतलब
जब हम उनका मारण कर देते हैं उसके बाद में उसमें फिर भी कुछ विशिष्ट दोष रह जाते हैं, उनको हटाने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे अमृतीकरण कहते हैं। अमृतीकरण करने से जो भी दोष होंगे उसमें वो ख़त्म हो जाएंगे और अमृत समान गुणवान बन जाएगी जो हमारी धातु हैं। फिर उसके बाद में अमृतीकरण में क्या होता है, जो हमारी धातु या जो भी भस्म बनी है वो डिस्कलर्ड हो जाती है। तो उसके बाद में हम करते हैं लोहितीकरण, जिससे उसका रेड वर्ण आ जाए, यानी कि रेड कलर आ जाए। भस्म का वर्ण हमें रेड करना होता है तो उसके लिए की जाती है लोहितीकरण, जैसे कि हम अभ्रक का करते हैं, जिसे हम लाल वर्ण या फिर पक्व जम्बू यानी कि पक्व जामन के कलर का कर देते हैं। रक्त वर्ण उत्पन्न करने के लिए भस्म में जो क्रिया की जाती है उसे लोहितीकरण कहते हैं। ये अभ्रक, स्वर्णमाक्षिक और लोह भस्म में की जाती है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं सत्वपातन की। सत्व मतलब सार। तो जो भी धातु होगी उसमें जो भी मोस्ट अबंडेंट मेटल होगा उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो भी प्रोसेस की जाती है उसे सत्वपातन कहते हैं। और जो मोस्ट अबंडेंट मेटल जो हमें मिलेगा उसे बोलते हैं सार। तो सत्व रूप में जो हमें धातु मिलेगी उसे उस प्रोसेस के लिए सत्वपातन किया जाता है। तो इसका डेफिनेशन होगी धातु या कोई भी और एलिमेंट या खनिज जिसे हम क्षार अम्ल द्रावक के साथ अगर हम उसको प्रोसेस करेंगे तो उसमें उत्तम सार निकलता है और उसे ही हम सत्वपातन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा अभ्रक है उसमें मोस्ट अबेंडेंट मेटल आयरन और एल्यूमिनियम, तो वो निकल जाएगा। चपल में से सेलेनियम निकलेगा, स्वर्णमाक्षिक में से कॉपर निकलेगा, भूनाग में से भी कॉपर, मोर पंख जो हमारा होता है उसमें मोस्ट अबेंडेंट कॉपर होता है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं शुद्ध आर्तव और बीज आर्तव की। तो बीज आर्तव बेसिकली वो पॉइंट है जब जो हमारी धातु है वो पिघलना शुरू होती है, सत्व पिघलने की ओर बढ़ता है। ठीक है, जो हमारी धातु है वो द्रविता उसमें आ जाती है और इसमें जो फ्लेम होती है, अग्नि जो हम देते हैं उसकी अलग अलग कलर की फ्लेम होती है। फिर हम बात करते हैं शुद्ध आर्तव की। तो शुद्ध आर्तव वो समय है जब हमें सत्व पूरा मिल जाता है, तो सत्व के निकलने के समय को हम शुद्ध आर्तव कहते हैं। इसमें जो फ्लेम है वो बेसिकली प्रूफ होता है अग्नि प्रमाण का, और इसमें जो फ्लेम है वो वाइट कलर का निकलता है। तो अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो जाती है और श्वेत वर्ण के प्रकाश के साथ चमकती है। और ये जो पॉइंट है शुद्ध आर्तव, इसमें प्राय सभी धातुओं का सत्व निकल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द्रुति। द्रुति मतलब बेसिकली मेटलॉइड्स या जब मेटल मेल्ट हो जाते हैं यानी कि द्रवित हो जाते हैं। फिर इसके 5 लक्षण होते हैं। नीलेपत्व यानी कि वो चिपकता नहीं है, जो भी हमें लिक्विड में मेटल मिलेगा वो चिपकेगा नहीं। द्रुतत्व मतलब लिक्विफाई हो जाता है। तेजत्व मतलब उसमें चमक होती है, लश्चर होता है। लघुता मतलब वो लघु होगी। असंयोगश्च सूतेन यानी कि वो सूतेन पर्याय होता है पारद का, तो वो पारद के साथ अगर हम उसे संयोग कराएंगे तो वो इमिसिबल होगी यानी कि संयोग नहीं होगी। असंयोगश्च सूतेन। अब हम पढ़ेंगे भस्म परीक्षा, जिसमें सबसे पहले आती है वारीतर। वारी पर्याय होता है पानी का। तो अगर हम जो भस्म है उसको ये जो टेस्ट होता है वारीतर परीक्षा, ये बेसिकली लघुता का टेस्ट होता है कि वो लघु है या नहीं। तो इसके लिए अगर हम जो धातु की जो भस्म है उसे ये हमारा अंगूठा और ये हमारी तर्जनी उंगली इसके बीच में रख के अगर हम उसे पानी पे रखेंगे थोड़ा सा, तो वो पानी पे तैरनी चाहिए। तो ये होती है वारीतर परीक्षा। फिर ये वारीतर परीक्षा है, इसका एक एक्सेप्शन है जो कि है सुधा वर्ग। बेसिकली सुधा वर्ग जो है वो वारीतर, अगर वो शुद्ध हो जाता है तो भी वो वारीतर परीक्षा पास नहीं करेगा। नेक्स्ट परीक्षा है रेखा पूर्णता परीक्षा। रेखा पूर्णता परीक्षा भी सेम वारीतर की तरह की जाती है, यानी कि हम तर्जनी उंगली और हमारे अंगूठे के बीच में अगर उसे दबाते हैं तो हमारी जो उंगलियों की जो रेखाएं हैं उसके बीच में जो हमारी भस्म है वो समा जाएगी। ये होती है रेखा पूर्णता परीक्षा और ये सूक्ष्मता की परीक्षा होती है। और ये भस्म उंगलियों में अगर प्रविष्ट कर जाए तो वो रेखा पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है उत्तम या ऊनम या उत्तरण परीक्षा। इसमें सेम वारीतर जैसा ही होता है, जिसमें हम भस्म को हमारी तर्जनी उंगली और अंगूठे के बीच में रख देते हैं, रख के दबा के पानी के ऊपर तैराते हैं और उस भस्म के ऊपर हम एक तृण या कोई धान्य कण डालते हैं, तो भी वो भस्म अगर तैरती है तो वो हमारी परीक्षा उत्तम परीक्षा को पास कर लेगी। और ये परीक्षा होती है अति लघुता और अति सूक्ष्मता के लिए। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अवामी। वामी यानी कि वामक यानी कि वमन। अगर जो हमारी भस्म है वो अगर हमें खाने पे नॉजियाटिक फील हो रहा है या वॉमिट हो रही है
तो वो भस्म सही नहीं बनी और हमें वापस बनाना है उसे। फिर उसके बाद में बात करते हैं सलक्षणत्व। सलक्षणत्व मतलब उंगली से स्पर्श करने पर जो भस्म है वो अति सलक्षण होनी चाहिए, उसमें अति सलक्षणता का अनुभव होना चाहिए। सूक्ष्मत्व यानी कि जो हमारी भस्म है वो अति सूक्ष्म होनी चाहिए, जिससे वो शरीर में शीघ्र ही अवशोषित हो जाए। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे गस रसत्व। गत रसत्व यानी कि उसमें जो रस है उसका स्वाद नहीं है, यानी कि वो निस्वाद होनी चाहिए। और अगर कोई स्वाद आ रहा है और हम ऐसी भस्म का सेवन करते हैं तो हमें अरुचि, भ्रम, उद्गार, वमन, दाह के लक्षण मिलेंगे। फिर उसके बाद में अंजन सनिभम, अंजन के समान होगी जो हमारी भस्म, तो वो अंजन सनिभम कहलाएगी। ये भी अति सूक्ष्मता और अति सलक्षणता का टेस्ट है। फिर दंत अग्रेन कच कच भवती, यानी कि अगर हम उसे दांत में लेंगे, दांत के नीचे रखेंगे तो किरकिरी नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तो वो अति सूक्ष्म नहीं है और अति सलक्षण नहीं है और हमें उसे वापस बनाना है। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण यानी कि कलर। अगर उसमें जो हमें बताया गया, ये जो टेबल बनी है ऐसा बताया गया है इस कलर की बन रही है, तो वो सही भस्म है, नहीं तो हमें उसे वापस बनाना है और वो अच्छी भस्म नहीं है। जैसे कि स्वर्ण भस्म है तो उसका चंपक पुष्प सदृश वर्ण होगा। रजत और ताम्र जो है उसका कृष्ण वर्ण होगा यानी कि ब्लैक। कांस्य यानी धूसर वर्ण होगा। नाग का कपोत वर्ण होगा। वंग का श्वेत वर्ण। तीक्ष्ण लो का पक्व जम्बू यानी कि जामुन, पका हुआ जामुन के सदृश वर्ण होगा। अब्रक का इष्टि का चूर्ण जैसा रक्त वर्ण होगा। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं निर्मलत्व। निर्मलत्व यानी कि उसमें कोई भी निर्मलता, कुछ भी मल नहीं होना चाहिए। और इसका टेस्ट कैसे होगा? अगर वो जो बताया गया वर्ण है उस वर्ण की बनी है, उस कलर की बनी है, सलक्षण है, सूक्ष्म है, तो वो स्वच्छ होगी और निर्मल होगी। फिर निर्धूम, अगर उस भस्म को हम अग्नि पर पकाएंगे तो धुआं नहीं निकलना चाहिए, तो अगर धुआं निकल रहा है तो वो त्याज्य है। फिर उसके बाद में आता है जीव्या अदाह मानत्व, यानी कि अगर हम जीव्या के अग्रभाग में रखने पर अगर हमें दाह और खिंचाव महसूस हो रहा है तो वो भस्म नहीं अच्छी, और अगर नहीं हो रहा तो वो अच्छी भस्म है। निरुद्ध भस्म परीक्षा। निरुद्ध भस्म परीक्षा में क्या होता है, जो हमारी जो भस्म है उसको वो तार के साथ नहीं चिपकनी चाहिए। तार मतलब चांदी के साथ नहीं चिपकनी चाहिए। मतलब अगर हम धातु की जो भस्म है उसमें चांदी के टुकड़े को मिलाएं तो भस्म के अंश, भस्म का जो अंश है वो चांदी से नहीं चिपकना चाहिए। निरुद्ध मतलब नहीं चिपके। तो बेसिकली जो सिल्वर कॉइन है उसका पहले वेट करेंगे और फिर बाद में वेट करेंगे। अगर वो सेम आ रहा है देन भस्म सही बनी है और निरुद्ध भस्म है। एंड अगर नहीं आ रहा है तो जो भस्म है वो चांदी से चिपक गई है, इसलिए उसका वेट इंक्रीज हो गया और वो नहीं है सही। फिर अपुनर्भव। अपुनर्भव मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी टेस्ट के लिए की जाती है। अगर भस्म को मित्र पंचक के साथ मिलाया जाए और फिर उसको धमन किया जाए यानी कि प्रोसीजर किया जाए तो उसमें कोई भी विकृति नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो अलग नहीं होनी चाहिए, उसका वेट इंक्रीज नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं अम्ल परीक्षा की। तो ये बेसिकली टेस्ट होता है कि उसमें जो भस्म है उसमें फ्री कॉपर ना हो। तो ये किन भस्मों के लिए की जाती है, जो जिसमें कॉपर कंटेंट ज़्यादा होता है, उन भस्मों के लिए, जैसे कि ताम्र भस्म, स्वर्ण माक्षिक और तुत्थ भस्म। फिर अगर ये भस्म अपक्व है तो इनमें अगर हम नींबू या कोई भी अम्ल डालेंगे तो उससे हरित वर्ण आएगा यानी कि ग्रीन कलर आएगा, जिसका मतलब होता है उसमें फ्री कॉपर है और वो भस्म सही नहीं बनी है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं निश्चंद्र परीक्षा। निश्चंद्र परीक्षा बेसिकली अब्रक, स्वर्ण और पारद के लिए की जाती है। जो हम भस्म बनाएंगे उसको हम सूर्य के प्रकाश में अगर देखते हैं तो उसमें चमकदार अगर कण दिखाई देते हैं तो वो अपक्व भस्म है और वो सचंद्र भस्म है, मतलब उसमें चंद्रिका दिख रही है यानी कि लस्टर दिख रहा है। और अगर उस अपक्व भस्म को हम खाएंगे तो हमें रोग हो सकते हैं। फिर हम बात करते हैं रुद्र भाग और धन्वंतरी भाग। कोई भी अगर डॉक्टर है या वैद्य है, वो जो मेडिसिन देता है रोगी को, अगर उसमें से अपना पार्ट ले, पहले पैसे लेने के बजाय ऐसा करते थे कि जो वो औषधि देता था या कुछ भी बनाता था उसमें से पार्ट्स ले लिया करता था। तो अगर औषधि का 1/11 पार्ट वो खरीदवाता है उससे और फिर 1/11 पार्ट खुद रख लेता है, तो बेसिकली ये होता है रुद्र भाग। धन्वंतरी भाग अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होता है। अगर रस औषधि है, घी है, तेल है तो वो आधा भाग रखता है वैद्य। अवलेह का 1/8 पार्ट। एंड धातु भस्म, चूर्ण, वटी, गुट्टिका, अरिष्ट, इन सब का 1/7 पार्ट।